कल कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएं? कोई भी? मैम सिलेबस कवर करवा दिए थे मैम, ऊपर से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हमने कल क्या क्या किया था। यूनिट 8 है आपका। तो आपके इंट्रोडक्शन हो गया आईसीटी का, और इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी हो गया। टाइप ऑफ आईसीटी आपका चल रहा है अभी, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं, और आज हम 3rd पार्ट करेंगे टाइप ऑफ आईसीटी के। ठीक है, और कंप्यूटर जनरेशन कहाँ कहाँ आईसीटी का यूज होता है? बिजनेस में, इंटरटेनमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में और इंडस्ट्रीज में। ये हमारे कंपोनेंट्स थे आईसीटी के, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांजैक्शन और आपका डाटा, इंटरनेट एक्सेस और क्लाउड कंपाउंडिंग। फिर हमने इसकी जो 3 पार्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, 3 चीजों से मिलकर बना है हमारा कम्युनिकेशन, महत्व है। और तो कल हम टाइप शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के हम प्रकार पढ़ रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम कल हमने ओल्ड और न्यू पढ़ा था, और ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, मीडिया के आधार पर पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, संकेतों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। फिर प्रसारण काल के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ द ब्रॉडकास्ट टाइम पे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस 2 इसके टाइप थे। और आज हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उपयोग के आधार पर आईसीटी एजुकेशन, आईटी सपोर्टेड एजुकेशन और आईसीटी अनेबल एजुकेशन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा बेसिस ऑफ टाइम था उसमें एक ओल्ड आ जाता है और एक न्यू आ जाता है। ओल्ड जो पहले चलता था वो वाला हो गया। मीडिया के आधार पर भी आपका एक सिग्नल वाला होता है, एक ब्रॉडकास्ट होता है। अब मुझे बताएंगे सिंक्रोनस जो मीडिया है वह क्या होता है? कोई भी एक स्टूडेंट बताए। जी सिंक्रोनस मैम, आमने सामने होता है मैम, और तुरंत फीडबैक मिलता है मैम, तुरंत रिप्लाई इसमें आता है। तो ये हो गया सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस क्या होता है? उसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है और बाद में जिसमें रिप्लाई थोड़ी देर मिलता है। बाद रिप्लाई है। रिप्लाई बाद में आता है उसमें, ठीक है, साथ के साथ वह नहीं चलता। तो जो सिंक्रोनस के जो हमारे जो मीडियम थे वो कौन कौन से थे? वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थे, वीडियो क्लासरूम थे, और वेब लाइव वेबिनार्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है वो हो जाते हैं। असिंक्रोनस में हमारे ईमेल, ब्लॉग्स वगैरह आ जाते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड वगैरह सारे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी हमने कल देख लिया था। नेक्स्ट आज उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के आधार पर हम देखते हैं उपयोग के आधार पर आईसीटी में जो शिक्षक है। इसमें 3 इसके टाइप्स हैं, आईसीटी शिक्षा, आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी समर्थित शिक्षा मतलब कि सपोर्टेड एजुकेशन, और आईसीटी सक्षम शिक्षा, आईसीटी एनेबल टू एजुकेशन। तो सबसे पहले हमारा है आईसीटी शिक्षा एजुकेशन। तो हमारा आईसीटी शिक्षा एजुकेशन या ज्ञान के समाज की आईसीटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के निर्माण को संदर्भित करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में ही आईसीटी के उपयोग की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की प्रेरणा है। सरकार की शिक्षा नीति में आईसीटी की भूमिका छात्रों को आईसीटी कौशल से लैस करना है, मतलब कि सभी को आईसीटी की शिक्षा देनी है, सभी इसमें सक्षम होनी चाहिए, सभी को मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो आईसीटी एजुकेशन का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी, उन सब तक आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान समाज की आईसीटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति, जो भी हमारी जनशक्ति, जो भी हमारा समाज है, उसमें आईसीटी को सिखाना है, उस कौशल को सिखाना है, सभी को आईसीटी का यूज करना आना चाहिए। तो आईसीटी एजुकेशन का मतलब यही है। इस रेफर टू क्रिएशन ऑफ ट्रेंड मेन पावर नीड टू आईटी नीड्स नॉलेज सोसाइटी की, आईटी की जो नॉलेज है वह सभी को होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला टॉपिक आ गया उस समझ में कि आईसीटी एजुकेशन क्या है, कि सभी को आईसीटी आना चाहिए और उस कौशल को सिखाना। ठीक है,
नेक्स्ट है आईसीटी समर्थित शिक्षा, इसे कभी कभी मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। आजकल के कई दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस जो एजुकेशन है, और संस्थान मुद्रित अध्ययन सामग्री, मतलब जो आपका हो गया प्रिंटर स्टडी, जो मटेरियल होते हैं आईसीटी का वहां पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आईसीटी के मुख्य रूप से प्रसारण मीडिया जैसे रेडियो, टीवी कार्यक्रम, ऑडियो और वीडियो टेप शामिल होते हैं। मल्टीमीडिया सामग्री जैसे पाठ, सीडी पेश किए जाते हैं। मल्टीमीडिया आप लोगों को पता है क्या होता है? रिप्लाई। इसमें सारे उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैम मोबाइल, लैपटॉप, टेप रिकॉर्डर, एलसीडी और वो अपना टीवी। तो ये इस बार क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है कि मल्टीमीडिया क्या है। उसके आपके टॉपिक दे दिए मैंने, मल्टीमीडिया के लिए स्लाइड बनाया है। मल्टीमीडिया क्या है इसको भी देख लेंगे। मल्टी का अर्थ होता है बहुत और विविध, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। मल्टीमीडिया का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों से, जैसे टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों और श्रोताओं को पहुंचाया जाता है। इसके 5 एलिमेंट हैं। तो टेक्स्ट, किसी को हम टेक्स्ट करके भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भेज सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भेज सकते हैं और एनिमेशन के माध्यम से भेज सकते हैं। ये सब क्या है? मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स है या घटक, हिंदी में जाएगा आपका घटक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा मल्टीमीडिया क्या है। ठीक है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक एनिमेशन, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया के साधन। तो इस बार क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन देख लेंगे कि मल्टीमीडिया के घटक कौन से हैं। टेक्स्ट एंड ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो, वीडियो ओनली, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो। क्या आएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन। डी। डी। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, टेक्स्ट भी आएगा, वीडियो भी आएगा और ऑडियो भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया। तो इसे कभी कभी मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक्स्ट से या आपको ऑडियो सुनाकर या वीडियो सुनाकर, मतलब कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करते समय जब आप आईसीटी का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, जैसे टीचर वगैरह प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं या आपको कोई स्लाइड वगैरह दिखा रहे हैं, तो वह आईसीटी का प्रयोग करते हैं। पढ़ाते वक्त आईसीटी का प्रयोग जब होता है तो उसे आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन कहा जाता है, जहाँ पर शिक्षा के रूप में जैसे रेडियो से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, टीवी के कार्यक्रम वगैरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऑडियो से और वीडियो से, इस तरीके से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वह हमारा आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके है, मल्टीमीडिया और आपका आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। इसका थर्ड है आईसीटी सक्षम शिक्षा, आईसीटी एनेबल एजुकेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पूरा जो शैक्षिक कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से आईसीटी पर ही आधारित होता है। यहाँ पर तो आपके दोनों हो रहे हैं, यहाँ पर आपका आईसीटी का सपोर्ट ले रहे हैं, मगर जो आईसीटी सक्षम शिक्षा है इसमें पूरा ही आपको जो भी आप पढ़ लिख रहे हैं वो पूरा ही आईसीटी के माध्यम से है। आपके जो फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी आईसीटी से होगा, फिर आपकी जो क्लासेस वगैरह है वो भी आईसीटी से होगी, और आपके जो क्वेश्चंस मतलब कि आपके एग्जाम वगैरह है वो भी आईसीटी के द्वारा, जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो आईसीटी के माध्यम से ही होगी, तो उसको बोलते हैं आईसीटी एनेबल एजुकेशन। इस whole the education program is purely delivered through the ICT, that is using them as the basic medium for the teaching learning process is require ICT access। मतलब जो इतनी भी सारी चीजें होंगी आपकी आईसीटी के माध्यम से ही होंगी। तो ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं, आईसीटी शिक्षा, आईसीटी सपोर्टेड और आईसीटी सक्षम। डाउट है इसमें? नहीं, एक बार एक एक लाइन में सिर्फ बताइए। एक एक लाइन में आईसीटी शिक्षा मतलब कि सभी शिक्षा, जो भी हमारा समाज है और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको आईसीटी का ज्ञान देना, उनको आईसीटी का कौशल सिखाना। ठीक है,
सेकंड आईसीटी समर्थित शिक्षा, इसमें आपका पढ़ाते वक्त या स्टडी कराते वक्त आईसीटी का यूज करना, ठीक है। और आईसीटी सक्षम शिक्षा का मतलब हो गया कि जितनी भी हमारी पढ़ाई होती है वो केवल आईसीटी के ही माध्यम से होगी, जो भी हमारे। ओके, एक क्वेश्चन ये भी देख लेंगे इसके बाद। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंप्राइज ऑफ, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में शामिल है। इसका आंसर बताएंगे, सभी पढ़ें अच्छे से। उपयुक्त सभी। आप नीचे देखें, नीचे विकल्प दिए हैं, उनमें से ए बी सी डी में से बताएं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 4 इसका राइट आंसर। 4 में सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ना, और वेब बेसिस लर्निंग, और वेब आधारित अधिगम करना। तो ये सब आईसीटी के ही हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 4। फिर इसके बाद अभी हमने 3 पढ़े हैं, उसके अलावा भी आपके 3 चीजें, इसके अतिरिक्त भी आईसीटी में शिक्षण अधिगम को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ई लर्निंग, ब्लेंडिंग लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग। 3 प्रकार की यहाँ पे लर्निंग है, ई लर्निंग, ब्लेंडिंग लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग। ई लर्निंग क्या है का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ही ई लर्निंग कहलाता है। ई शिक्षा में विभिन्न रूप हैं, जैसे वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लास और वेबिनार्स इत्यादि इसमें शामिल होते हैं ई लर्निंग में। तो इसको हम ई लर्निंग करते हैं जब आप आईसीटी के माध्यम से ही लर्निंग कर रहे हैं, जिसमें आप इंटरनेट वगैरह के माध्यम से ही लर्निंग कर रहे हैं, वो आपका ई लर्निंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लेंडिंग लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग में दोनों चीजें आ जाती हैं आपकी। आपके क्लासरूम जो परंपरागत पहले से चले आ रहे हैं कि हम क्लासरूम में जाते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, अब ब्लेंडिंग लर्निंग में क्या होता है, इसमें क्लासरूम लर्निंग भी आ जाता है, आपका ऑनलाइन लर्निंग भी आ जाता है, जिसे हिंदी में हम मिश्रित शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। मिश्रित मतलब किसी चीजों को मिलाकर, तो इसमें क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों ही चीजें मिल जाती है, इसलिए इसको मिश्रित शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। यह वह पद्धति है जहां पर हम पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल साधनों के जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, वेब आदि अन्य उपकरणों का समावेश करके ऐसी पद्धति का आविष्कार करते हैं जो शिक्षा को रोचक और इजी बना देता है। तो ये आपकी हो जाएगी ब्लेंडिंग लर्निंग, जहां पर क्लासरूम लर्निंग भी होगी और ऑनलाइन लर्निंग भी होती है। तो दोनों का जो मिला रूप होता है उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, 1-to-1 फीडबैक मिलता रहता है, मतलब कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं और आपस में डिस्कशन वगैरह होता है क्लासरूम में। पर्सनल टाइम एंड काउंसलिंग होती है, और प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है, गाइडेंस होती है, असेसमेंट और प्रैक्टिस एक्टिविटीज होती है। और ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ स्टडी हम करते हैं, और मोबिलिटी होती है, सेल्फ डायरेक्शन होता है, सेल्फ ट्रैकिंग एंड कंट्रोल होता है, अपने मन के मुताबिक हम कर सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, और ग्रुप चैट और डिस्कशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो दोनों का जो मिला हुआ रूप है आपका ब्लेंडिंग लर्निंग आ जाता है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको हम ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे कहते हैं, वो वाली चीज यहाँ पे बताई गई। जैसे हम ओपन के माध्यम से या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु, मतलब यहाँ पे जो छात्र या स्टूडेंट को बोला गया, वो स्थान विशेष, समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि उसको बार बार जाके क्लास नहीं लेनी पड़ती है। यह प्रणाली अध्यापन और शिक्षण के तौर तरीके तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधित अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों में सब में से संबंध में भी उदार है। मतलब कि यहाँ पे बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ता है डिस्टेंस एजुकेशन में। और कुछ सारी चीजें आपको ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो भरे जाते हैं वो यहाँ से भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप ले सकते हैं, चैट रूम है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस एजुकेशन। तो इतना ओके है।
ई लर्निंग, ब्लेंडिंग लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन। जी मैम। फिर हम आ जाते हैं कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर। इसमें आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि इसकी 5 हमारी जनरेशन है कंप्यूटर जनरेशन की। इसमें से सबसे पहली है वैक्यूम, सेकेंड है ट्रांजिस्टर, थर्ड है इंटीग्रेटर, फोर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बने थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने थे। ये बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब मिलकर हमारे मैम एक बार शॉर्ट्स में बता दीजिए, ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड में मिश्रित होता है मैम। मिश्रित है, जहाँ पर क्लासरूम, जैसे हम पहले पढ़ाई किससे कैसे करते थे, स्कूल जाके या कॉलेज जाके ही पढ़ाई करते थे ना जी। तो वो हो गई आपकी क्लासरूम लर्निंग। और जैसे हम आजकल ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो होगी ऑनलाइन लर्निंग। तो दोनों का जो रूप है वो ब्लेंडिंग लर्निंग है। क्लासरूम में भी आपको आईसीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा या आप घर बैठे हैं और उससे पढ़ाया जाएगा तो वो ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगी। जब दोनों चीजें एक साथ चलेंगी वो ब्लेंडिंग लर्निंग हो जाएगी। जी मैम। तो कंप्यूटर जनरेशन का ये चार्ट है। इसमें आपका क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए, कैरेक्टर्स हैं और कंप्यूटर्स हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स आपके उस टाइम पे आए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है। इसके जो सन है, सन सब में अलग अलग दिए हुए हैं। मैंने देखा कहीं में 46 से शुरू है, कहीं पे 42 से शुरू है, तो वो देख लेंगे। जहाँ पर भी मुझे समझ में ही नहीं आया कि कौन सा सन ठीक रहेगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट होता है और इसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज हुआ है। इसका जो साइज होता था, हग साइज, बहुत बड़ा साइज होता था, मतलब कि एक कमरे जितना सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो कमरे जितना बड़ा होता था, बहुत ही बड़ा होता था, हग साइज होता था इसका। हाईली एक्सपेंसिव होता था और बहुत महंगा भी बना था जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था। हाईली कंजक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली की खपत भी इसमें बहुत ज्यादा होती थी। और वैक्यूम ट्यूब से वह बहुत गर्म भी हो जाता था, इसलिए इसको एसी की जरूरत पड़ती थी। ये क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, इसको एसी में ही रखना पड़ता था, तब जाके ये चल पाता था। तो इसके जो उस टाइम पे आए हुए कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन में एनीएक, यूनिएक, एडवेक, एडसेक और IBM 701 है। ये फर्स्ट जनरेशन के हमारे कंप्यूटर बने हुए हैं जो फर्स्ट जनरेशन में आए। सेकेंड है हमारे सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक। ये आपका ट्रांजिस्टर है और मैग्नेटिक टेप्स। इसमें दो चीजें आई थी, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक। ज्यादातर ट्रांजिस्टर्स ही होता है। फिर इसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग OS आता है, मतलब कि बहुत मल्टी प्रोग्रामिंग था ये, और इसमें एक्सपेंसिव था, महंगा था ये भी। और फ्रंट्रो और कॉल्बो, इसमें 2 लैंग्वेजेस आई थी यहाँ पर। और ये कंप्यूटर्स के प्रकार हैं यहाँ पर IBM 7000, CDC 1604, एटल्स और NCR 304, हनीवेल 400। ये सारे हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिर आपका थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ है। इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग है ये भी। इसलिए क्या है, फास्ट है। जो हमारी सेकेंड जनरेशन क्या है, फास्टर है, कॉम्पैक्ट है और चीपर है, उससे कम इसमें खपत लगी है और ये उससे फास्ट भी है। इसमें पास्कल, बेसिक और ALGO, एल्गो 63 है शायद ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इसमें IBM 360 और 370 आया था। PDP 811 आया था। CDC 66,000 इसमें आपका कंप्यूटर आया। फिर फोर्थ जनरेशन, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर्स, VSL इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे जो अभी तक चल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर सर्किट है। टाइम शेयरिंग होता है, ये इसमें रियल टाइम में नेटवर्क्स, और इसमें नेटवर्क्स भी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी आ जाता है। और ये फास्टर है, कॉम्पैक्ट है, अफोर्डेबल है। और इसमें जो लैंग्वेज आ गई थी कौन कौन सी आपकी, C है, C++ है, और ये डाटाबेस सी कुछ।
और इसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो दिसंबर 10 DEC 10 स्टार 1000 क्रे फर्स्ट एंड सेकंड एप्पल सेकंड वैक्स 9000 आए थे उस टाइम पे। और जो हमारी 5th जनरेशन जो अभी चल रही है वो 5th जनरेशन है 1988 से प्रेजेंट तक जो भी चल रही है। इसमें अल्ट्रा लार्ज हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, सर्किट का यूज हुआ था। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से आप क्या समझते हैं आप लोग? किसी को है पता? आवाज तो आ रही है ना मेरी? मैम नहीं मालूम, बता दीजिए। आर्टिफिशियल वो बोलते हैं जैसे आपका एलेक्सा है, एलेक्सा से आप कोई भी आप बातचीत कर सकते हैं ना, उसको कुछ भी बोलते हैं वो कार्य करना शुरू कर देता है ना। तो ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में टेक्नोलॉजी में आ जाता है, मतलब कि वो अब रिप्लाई करने लगा है। ठीक है ना। तो इसमें जो आपका C एंड C++, जावा और नेट, ये इसके करेक्टर मतलब कि यहाँ पे लैंग्वेज आ गई आपकी C++, जावा और नेट। और जो इसके कंप्यूटर्स हैं ये IBM, पेंटियम और परम के बारे में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है आपका एग्जाम में, तो ये क्लियर हो गया होगा चार्ट। एक बार मैं फोटो भी दिखा देती हूँ। अभी जनरेशन की जो सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर थे वह इस तरीके से बड़े, मतलब कमरे जितने बड़े होते थे। फिर ये 2nd जनरेशन के कंप्यूटर आए, फिर ये 3rd जनरेशन के हैं, और ये 4th, और लास्ट में ये 5th जनरेशन जो आजकल चल रही है उसके ये कंप्यूटर है। ठीक है, इतना ओके है? जी मैम। इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार देख लें। वैक्यूम है, सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता है, हाईली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज है, एग्जांपल मार्क 1 और ENIAC है। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है और मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इसमें यूज हुआ है। मैग्नेटिक टेप का भी इसमें यूज हुआ है और डिस्क का यूज हुआ है। और जो इसके वो है कॉल्बो और फॉरेंट्रेन, IBM 1401, IBM 1402 और PDP-1, ये आपके इसमें कंप्यूटर में ये वाले कंप्यूटर आए थे। 3rd में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, लो पावर कंजप्शन, मतलब बिजली की खपत कम होने लगी थी 3rd जनरेशन से। हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें यूज हुआ था और ये एग्जांपल है 3rd जनरेशन। फिर है 4th जनरेशन, वही लार्ज स्केल वाली है, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। डेवलप पोर्टेबल कंप्यूटर सब आ गए थे। ठीक है, और यूज विजुअल रियलिटी, मल्टीमीडिया और स्टिमुलेशन इसका यूज होने लग गया था। कंप्यूटर स्टार्टेड फॉर द डाटा कम्युनिकेशन, मतलब कि इसमें डाटा का हस्तांतरण होने लग गया था, मतलब ट्रांसफर होने लग गया था। पहले के कंप्यूटर में नहीं होता था, हम डाटा को डाल या निकाल नहीं सकते थे। 4th जनरेशन से हमारा डाटा कम्युनिकेशन भी यूज होने लग गया था। तो इसके एग्जांपल IBM और PC हैं। और 5th जनरेशन जो अभी तक चल रही है, द कंप्यूटर यूज ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्नाइज, स्पीच मतलब हमारी आवाज को सुन कर रिप्लाई कर सकता है। इंटेलिजेंट रोबोट्स की भी हम आजकल आ गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी जनरेशन होगी। फिर इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएगा तो यही आता है कि आपका कौन से इसमें यूज हुआ है हार्डवेयर, मतलब कि जैसे इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है, और 4th जनरेशन में क्या यूज हुआ है, 3rd जनरेशन में क्या। ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा इस यहीं से आएगा कि कौन सी जनरेशन में कौन सा यूज हुआ है। इसमें आपको क्रम से भी आ सकता है, आपको क्रम में दे देंगे कि 5 क्रम दे देंगे, इनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर नेम पूछे जाएंगे एग्जाम में? क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर नेम जो एग्जांपल हैं वो उससे क्वेश्चन बनेंगे? हाँ, ये भी बन सकता है। ज्यादातर तो लास्ट में जो है 5th जनरेशन, ये वाले ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, परम से क्या क्वेश्चन आया था मैम? परम से आपका क्वेश्चन अभी ऐसे तो याद नहीं है, मतलब कि सुपर कंप्यूटर है ये हमारा परम, इस टाइप में कोई क्वेश्चन आया था, अभी मुझे याद नहीं है। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। ठीक है, ये भी आ सकता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना, यानी इसको हम यहाँ ध्यान में रखेंगे ज्यादातर, और जो हमारे लास्ट वाले हैं इनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और लैंग्वेज भी जैसे ये है C++ कौन सी जनरेशन में आई थी, तो ये हमारी 4th जनरेशन में आई थी।
ओके इतना? ओके मैम। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने जो अभी पहले पढ़े थे वो आईसीटी के शिक्षा में के क्लासिफिकेशन। अब हमारे आगे कंप्यूटर्स में, हमारे कंप्यूटर्स के प्रकार कौन कौन से? बेसिक, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द वर्क और बेस्ड ऑन द पर्पस। साइज के हिसाब से हमारे 4 प्रकार के हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। वर्क के हिसाब से आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाते हैं। और पर्पस के हिसाब से स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर आ जाते हैं। एक बार पिक्चर से एनालॉग, वैसे भी तो हम आगे भी देखेंगे, ये एनालॉग है। डिजिटल जो आजकल हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं वो डिजिटल मीडियम में आ जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ये पर्सनल आपका जनरल वाला हो गया। ये स्पेशल, किसी भी चीज के लिए स्पेशल जो हम कंप्यूटर्स तैयार करते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, वो स्पेशल पर्पस वाले आ जाते हैं। ये भी चलो हम आगे पढ़ते हैं इसे। आकृति के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार, बेस्ड ऑन द साइज, साइज के हिसाब से हमारे जो कंप्यूटर होते हैं। सभी कंप्यूटर आकार में एक जैसे नहीं होते, कुछ कंप्यूटर बड़े तथा कुछ कंप्यूटर छोटे भी होते हैं। आकृति के बनावट के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक डिजिटल कंप्यूटर है, जो बाइनरी नंबर होता है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, 0 या 1 से होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर पर काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन की जाने वाली व्यक्तिगत कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर छोटे आकार तथा कम लागत वाले होते हैं। इस पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। जो भी आजकल हम घरों में जो भी हम कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हैं वह हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें डेस्कटॉप हो जाता है आपका, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर हो जाते हैं। ये तीनों ही माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, जो भी हम आजकल घरों में जो यूज करते हैं वह और ऑफिस वगैरह में भी यूज होते हैं, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये 3 टाइप्स। तो माइक्रो कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा? जी। फिर आपका मिनी कंप्यूटर, मिनी मतलब छोटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसका प्रयोग जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने में, बैंकों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। इस कंप्यूटर पे एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं और इसकी संग्रहण क्षमता मतलब स्टोरेज की जो क्षमता है वह बहुत अधिक होती है। जैसे ये है मिनी कंप्यूटर, छोटा है ये, जैसे हमारे ट्रैफिक कंट्रोल में लगे रहते हैं छोटे छोटे से कंप्यूटर। ये वाला नीचे वाला भी है, ये हम देखते हैं ना ऐसे कई जगह पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह में ऐसे वाले कंप्यूटर लगे रहते हैं, इनको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये दोनों ही मिनी कंप्यूटर के आपके उदाहरण हैं। बैंकों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज किया जाता है। ये है आपके मिनी कंप्यूटर। ओके है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह एक मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इस पर एक ही समय में कई प्रोग्राम, कई यूजर रन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं। इसे मध्यम श्रेणी सर्वर के रूप में भी जाना जाता है। यह व्यापार, प्राइवेट सेक्टरों, वित्तीय डेटा अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता और गति मिनी कंप्यूटर से इसकी अधिक होती है। जो हमारा अभी पहले मिनी कंप्यूटर पढ़ा था उससे भी ज्यादा इसकी स्टोरेज होती है और इसकी गति भी हमारी ज्यादा होती है। यहाँ पे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS यहाँ पे इसका यूज होता है। और इसका बैंकिंग में, एयरलाइंस में, रेलवे में और इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट के जैसे प्राइवेट सेक्टर में ये शेयर मार्केट का जो यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह चलते हैं उसका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ओके इतना? आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी मैम, क्लियर है। फिर आपका सुपर कंप्यूटर, ये परम जो अभी मैं पढ़ा रही थी, परम का यहाँ पे पिक्चर है।
तो यह कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटरों की अपेक्षा अधिक गति और क्षमता वाले होते हैं। इनका इस्तेमाल मौसम की जानकारी के लिए, उपग्रह या अंतरिक्ष विभाग जो होता है तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों में होता है। यह सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ज्यादातर जो हमारे घर में यूज होते हैं उसमें केवल एक ही सीपीयू होता है, मगर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इसमें एक से अधिक सीपीयू यूज होते हैं। इससे इनकी गति सबसे अधिक तेज और अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ये अत्यंत ही शक्तिशाली, महंगे होते हैं। भारत का अपना सुपर कंप्यूटर परम और अनुराग यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये किस किस के लिए यूज होते हैं? कोई भी मौसम की जानकारी हमें पहले मिल जाती है आजकल की, कहाँ कैसा मौसम होगा, उपग्रहों के लिए, और अंतरिक्ष विभाग, जो भी अंतरिक्ष में जो भी कार्य वगैरह चलते रहते हैं, उपग्रह वगैरह हम भेजते हैं, तो वो किसके माध्यम से होता है? जो बड़े बड़े कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर है, उनके माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो ओके है, ये चारों कंप्यूटर ओके हो गए आप सभी को? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यस मैम। यस मैम। मैम इसके टाइप भी आ जाएंगे, जिसके माइक्रो के जो टाइप थे, सब टाइप से थे जो 3 इसके पहले। क्या कह रहे हैं आप? मैम इसके सब टाइप थे ना, सेकंड एक टाइप का जो कंप्यूटर था उसका सब टाइप थे कोई 3। काम डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप मतलब कि जैसे टेबल पे कंप्यूटर नहीं रखा रहता है, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। लैपटॉप जो आजकल है वो लैपटॉप हो गया। पाम टॉप उससे भी छोटा होता है, पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना। ये माइक्रो कंप्यूटर के आपके 3 प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर के आपके एग्जाम्पल है डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन था। मैम मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के काम लगभग एक जैसे ही है। ये आपका व्यापार वगैरह में यूज होता है। वो ज्यादातर आपके अनुसंधान वगैरह, जो जैसे उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं, उस चीज के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मगर जो बैंकिंग वगैरह में, प्राइवेट सेक्टरों में जो कार्य होता है, उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। परम उससे भी बड़ा होता है, मेन फ्रेम से भी बड़ा है सुपर कंप्यूटर, है ना? ठीक, जिसका काम थोड़ा सा और बड़ा है। चलिए, वो 4 आपके क्लियर हो चुके हैं। अब तो करते हैं बेसिस ऑन द वर्क। वर्क के हिसाब से जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर है, फिर डिजिटल कंप्यूटर है, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पर दिए गए हैं। 3 टाइप से हैं। जो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो परिणाम को एनालॉग सिग्नलों में व्यक्त करता है। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल भौतिक राशियां, जैसे दाब, कोई भी प्रेशर वाली चीज है, और तापमान, किसी का टेम्परेचर वगैरह और हाइट वगैरह आदि मापने में किया जाता है। यह उनका परिणाम अंकों में परिवर्तित कर हमें दिखाते हैं। ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर क्षेत्रों में ज्यादा होती है। थर्मामीटर इसका दैनिक जीवन में उदाहरण है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वह इस तरीके के होते हैं। इसमें ये ज्यादातर हमारा कहीं पे प्रेशर वाली चीजों को नापने के लिए, या हमें कहीं पे टेम्परेचर को नापना है, वहां पे इसका यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर्स का। ये तरंगों के माध्यम से चलते हैं, सिग्नल्स के माध्यम से। कल भी हमने पढ़ा था, वहां पर आया था आपका एनालॉग मीडिया के, वहां पर आया था। तो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है ये, जैसे वोल्टेज है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्पीड, इन सब चीज के लिए। जैसे हमारी गाड़ियों में भी लगा रहता है ना, गोल गोल सा लगा रहता है, और उसमें लाइनिंग होती है, उसके अनुसार से हमें स्पीड का पता चलता है। कार्स वगैरह में लगा होता है। जी मैम। तो वो एनालॉग का ही आपका उदाहरण होता है। ठीक है, फिर आपका आ गया डिजिटल कंप्यूटर। जो भी हमारे आजकल जो कंप्यूटर चल रहे हैं, जैसे हमारे घरों में जो होते हैं लैपटॉप वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं।
डिजिटल में डिजी शब्द का अर्थ है अंक से होता है, जो इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल कंप्यूटर नंबर सिस्टम पर काम करता है। ये बाइनरी नंबर 0 और 1 बाइनरी संख्या पद्धति पर काम करता है। ये हमेशा सही परिणाम देता है जब तक हम इसे सही इनपुट दिया जाएगा। जैसे कैलकुलेटर है हमारा, डिजिटल वॉच है और ये कंप्यूटर है, ये सब इसके उदाहरण आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। जो भी हमारे अंक से काम करते हैं, जहां पर भी हमारे नंबर्स आते हैं, वे हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये हो गया आपका डिजिटल। फिर आपका नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस कंप्यूटर में हाइब्रिड यानी अनेक गुण होते हैं। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण होते हैं। यह रिजल्ट को एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में व्यक्त करता है। फ्यूल स्टेशन पे ये लगा होता है, जहाँ पे से जैसे पेट्रोल वगैरह पंप वगैरह होते हैं, वहां पर ये लगा रहता है। तेल निकालने के लिए इस मशीन का उदाहरण है, जिसमें ऑयल का मापन एनालॉग तथा प्राइस को डिजिटल फॉर्म में ये दिखाता है। जैसे ये मशीन है, यहाँ पर जो ये चीज है ये एनालॉग के माध्यम से आ रही है, और जो ये है ये डिजिट के हिसाब से आते हैं। इसमें दोनों ही चीजें, इसमें हमारा एनालॉग का भी प्रयोग हो रहा है और डिजिटल संख्याओं का भी प्रयोग होता है। तो ऐसे जो दो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारा आपका डिजिटल का भी और एनालॉग का भी दोनों का प्रयोग होता है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं, डिजिटल भी यूज हो रहा है और एनालॉग भी यूज हो रहा है। ऐसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ओके, इतना यस मैम। चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाद। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस और पर्पस के हिसाब से जो होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक विशिष्ट उद्देश्य से जो कंप्यूटर होते हैं, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए किया जाता है, और जिस कार्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है उसको करने के लिए इसकी क्षमता अद्भुत होती है और ये तीव्र गति से कार्य को पूरा करते हैं। तो इसका उपयोग जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विभाग, यातायात को नियंत्रण आदि कंट्रोल क्षेत्रों में इसको किया जाता है। जैसे ये है आपका, ये किसी भी चीज को हम देखते हैं, या अंतरिक्ष विज्ञान या मौसम विज्ञान के लिए, या जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो भी मशीन्स वगैरह होती हैं जो हम देखते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन्स वगैरह भी हैं, वह सब किसका है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब हम किसी कंप्यूटर की रचना करते हैं तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक, और फिर है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जो नॉर्मली हमारे घरों में मोबाइल्स वगैरह हैं, ये सब हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के सामान्य कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर किसी विशेष उद्देश्य को नहीं होते हैं, बल्कि कंप्यूटर तो साधारण डॉक्यूमेंट तैयार करने के से लेकर मौसम के पूर्व अनुमान तक कार्यों तक संपन्न करने में मदद करते हैं। इसी का कारण इनका प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा में, जो स्कूल्स वगैरह हैं उसमें भी यही वाले कंप्यूटर हमारे लगाए होते हैं, बैंकों में, व्यापार में, संचार और मनोरंजन में, चिकित्सा में और इंजीनियरिंग में, प्रकाशन में, विज्ञान आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके सामान्य उद्देश्य। किसी विशेष चीज के लिए जो कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं वे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो जाते हैं, और जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं घरों वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, वे आपके आ जाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। इतना ओके है सभी को? यस मैम। तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए सारे कंप्यूटर्स का, जो ये वाला चार्ट दिखाया था। तो इसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर आ गए। बेस में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आ गया, और स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, ये सारे ही कंप्यूटर आपका क्लासिफिकेशन हो गया। तो चलिए, मैम डिजिटल किसके लिए यूज होता है? डिजिटल आपका जैसे कोई भी तापमान है, प्रेशर है, इस चीज को आप मापने के लिए करते हैं, वहां पर आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। मैम बोलिए बोलिए। मैम कह रहे हैं कि बेस ऑन साइज के आधार पे मैम 5 है मैम। वर्क स्टेशन भी एक बताया इसमें बुक में, मदान वाले। वर्क स्टेशन? हाँ यस मैम, मदान वाले बुक में मैम बताया है मैम 5 टाइप के साइज के आकार पे। चलिए मैं देख आपको कल क्लियर। ओके मैम, जो एक एक्स्ट्रा है वो वर्क के आधार पर है मैम, मतलब किसी काम के लिए पर्टिकुलर, जैसे सिंगिंग में, इंजीनियरिंग में।
ठीक है, क्या करें, एक बार दोबारा रिपीट करें? मैम ये बोल रहा है ना कि हाँ मैम, रिवीजन एक बार कर लेते। इसमें बेस और साइज के आधार पे, आकार के आधार पे इसमें 5 बताए गए हैं। वर्क स्टेशन भी एक है मैम, आप 4 बताएं सुपर कंप्यूटर के बाद, तो इसमें एक वर्क स्टेशन भी दिया बता है। रही थी। और ये क्या नाम चलिए कोई बात। तो क्वेश्चन आंसर आज हम रख देते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो चुका है। कल क्वेश्चन आंसरिंग, आज की भी मैं क्वेश्चन आंसरिंग कल करूंगी, ठीक है? मैम साइकोलॉजी क्लास नहीं थी क्या आज? साइकोलॉजी की क्लास पहले हो गई है, 3 बजे से 3:30 बजे तक, 3:40 तक। चलिए हम कर लेते हैं शांति मंत्र। Now workstations will not be covered, is it? Workstations इसमें include नहीं होगा कि कल बताओगे आप? Okay, according to size and configuration, जैसे विशाल जी ने कहा है, उसमें 5 तरह के हैं, like super computer, mainframe computer, mini computer, there is workstation and also microcomputer. तो आपने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो का बताया है, वर्क स्टेशन का नहीं बताया। वर्क स्टेशन का यूज कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये आपने नहीं बताया, वो मदान में इंक्लूडेड है। मैं कल आपको पढ़ के फिर कल आपको बताऊंगी, अभी उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। जरूर, थैंक यू। चलिए सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, शांति मंत्र के साथ करेंगे हम आज की कक्षा का विराम। लंबा गहरा श्वास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।